Good evening, everyone. So today's topic is class 7th Rise of Empires. Rise of Empires means यहाँ पे धीरे धीरे एम्पायर जो है वो ग्रो करना स्टार्ट होंगे। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पायर्स, क्या होते हैं एम्पायर्स। सेकंड, हर्रेक डायनेस्टी। हर्रेक डायनेस्टी क्या है? थर्ड, नंद डायनेस्टी। आफ्टर द हर्रेक डायनेस्टी वी आर गॉट अबाउट नंदास, जिसमें महापद्मानंद और धनानंद आएंगे। फिर ग्रीक्स, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच की लड़ाई को हम समझने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मौर्यास। मौर्यास मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका और इनके बारे में। तो आइए समझते हैं सबसे पहले एम्पायर्स। एम्पायर्स क्या हैं? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एम्पायर्स होते क्या हैं। तो कई सारे छोटे छोटे किंगडम्स को मिलाकर एक एम्पायर बनाए जाते हैं। स्टार्टिंग में हमारे 16 महाजनपद के नाम आपने शायद महाभारत में भी देखे होंगे, वही कुछ महाजनपद हमारे इसमें भी मिलते हैं, जिसमें से जो मगध एम्पायर था, यानी कि जो मगध था, वो धीरे धीरे महाजनपद के बाद एम्पायर बना ड्यू टू द बेसिस ऑफ देयर सक्सेशन लीडर्स। मतलब कि जो उनके लीडर्स थे, उनके कई सारे ऐसे लीडर आए जो मगध एम्पायर को और बड़ा एम्पायर बनाने में कैपेबल साबित हुए, यानी कि उन्होंने अपने एम्पायर को बहुत बड़ा किया। तो पहले एम्पायर के हम कुछ फंक्शंस को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है इनके पास? लार्ज टेरिटरी होगी, बहुत बड़े पोर्शन पे ये रूल कर रहे होंगे। सेकंड, इनके पास एक आर्मी होगी, उसी आर्मी की हेल्प से नए छोटे छोटे राजाओं को हराएंगे, अपने एम्पायर को बड़ा करेंगे, साथ ही साथ अपने एम्पायर को सही तरीके से चलाने में भी हेल्प करेंगे। थर्ड, लार्ज टेरिटरी एम्पायर, लॉ एंड ऑर्डर होगा इनका। ठीक है। फोर्थ, अलग इनका टैक्स रेवेन्यू सिस्टम होगा, मतलब कि टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे ये। इनका कल्चर होगा, ट्रेड होगा, क्योंकि बिना ट्रेड के तो ये व्यापार कर ही नहीं पाएंगे। तो कुछ ये सारी ऐसी इनके पास क्वालिटी होती है जिस बेसिस पे कोई भी किंगडम धीरे धीरे क्या बनता है? एक एम्पायर बनता है। ट्रेड, अपना बिजनेस करेंगे। कल्चर, इनका जो कल्चर होगा वो यूनिक होगा, अपनी चीजों को देखेंगे, समझाएंगे। बड़े एरिया पे ये रूल कर रहे होंगे, बहुत बड़ा एरिया होगा। टैक्स, इनका जो टैक्स लेने का सिस्टम होगा प्रॉपर तरीके से होगा। आर्मी होगी इनके पास, और क्या होंगे ये? लॉ एंड ऑर्डर होगा, मतलब कुछ नियम कानून होंगे, तभी कोई भी एक किंगडम एम्पायर बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि और ऐसी कौन सी चीज है जो किंगडम को एम्पायर्स बनाती हैं। तो इसमें तीन चीजें हैं। फर्स्ट वन इज, हम बात करेंगे ट्रेड। सेकंड, ट्रेड रूट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गिल्ड्स। गिल्ड्स कौन होते हैं? तो पहले थोड़ा समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रेड। ट्रेड मीन्स किसी भी सामान के लेन देन करने को, यानी कि पुराने टाइम में भी एक सामान यहां से वहां और वहां से यहां आता था, तो उसके लिए ट्रेड, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड। अच्छा, ट्रेड जिस रास्ते से जाता था दैट इज नोन एज ट्रेड रूट। जिस भी रास्ते से वो जाता था उसे हम क्या कहते थे? ट्रेड रूट, यानी कि वे। पुराने टाइम में दो पथ बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। फर्स्ट वन इज उत्तर पथ एंड सेकेंड वन इज दक्षिण पथ। ठीक है, उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ, ये दो पथ हैं जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। थर्ड वन, गिल्ड्स। अब इस गिल्ड्स को समझिएगा, ठीक है। देखो, गिल्ड्स कौन होते हैं? उस जमाने में कई सारे एक टाइप्स के जो व्यापारी हुआ करते थे, जो एक ही चीज का व्यापार किया करते थे, ट्रेडिंग किया करते थे। उन सभी लोगों ने पहले अपने ग्रुप्स बनाए, और उन्हीं ग्रुप्स की हेल्प से वो धीरे धीरे क्या बन गए? गिल्ड्स बन गए। इस गिल्ड से उनको बहुत ज्यादा फायदा भी होता था। इसको ऐसे समझते हैं,
देखिए आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं एक ऐसी मार्केट का होना, जैसे ये मैं भी यहाँ पे कुछ एक सामान यानी कि मान लेते हैं ज्वेलरी शॉप खोल के बैठा हुआ और ज्वेलरी को सेल आउट कर रहा हूँ। वहीं एक मेरी स्टूडेंट है, उसने भी एक ज्वेलरी शॉप खोल रखी है, मान लेते हैं वैष्णवी को ले लेते हैं। तो वैष्णवी ने क्या किया, उसने भी ज्वेलरी शॉप खोल रखी है। अब हम दोनों के बीच में कंपटीशन है। कंपटीशन किस चीज का है? मैं किसी सामान को अगर 10 रुपए में बेच रहा हूं तो वो इतनी ज्यादा, वो कहती है नहीं मैं तो 8 रुपए में ही बेच दूंगी। कोई इशू नहीं है, ताकि हम मेरी दुकान यानी कि मेरी शॉप्स धीरे धीरे कट होती जाए और उसके शॉप्स को फायदा मिलता जाए। लेकिन फिर हम दोनों ने क्या किया, हम दोनों ने एक बॉन्ड बनाया। हमने कहा कि हम कुछ भी हो जाए, हमारे मेरे पास आए या उसके पास आए, हम दोनों एक ही प्राइस पे सामान को देंगे और कोशिश ये करेंगे वो प्राइस ज्यादा से ज्यादा हाई हो। तो हम दोनों ने उस सामान को 15 रुपए में बेचना स्टार्ट किया। अब कोई भी जो आ रहा है वो मेरे से ले तो भी 15 रुपए में जाएगा और उससे ले तो भी कितने में जाएगा, 15 में। बेनिफिट किसको है? सेकंड वाले में, जिसमें हम दोनों को ही ज्यादा फायदा है। यही समझ में आया उस टाइम में लोगों को, और उस टाइम में उन्हीं लोगों ने आपस में गिल्ड्स बनाना स्टार्ट किए। गिल्ड्स मतलब ये लोग ग्रुप्स बना लेते थे और उसी ग्रुप्स में एक ही प्राइस में सारे सामान को बेचा करते थे। धीरे धीरे गिल्ड्स जो थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए और इन्हीं ने एक राजा को एम्पायर बनने में हेल्प की। तो आइए अब हम समझते हैं सबसे बड़ा एम्पायर, दैट इज नोन एज मगध। ठीक है, मगध। मगध, आई विश ये जो मेरा माइक है वो अच्छे से वर्क करे। तो मगध एम्पायर, मगध एम्पायर सबसे पहले मगध जो एक छोटा सा किंगडम हुआ करता था, उसमें एक डायनेस्टी ने रूल किया, दैट इज हर्यक डायनेस्टी। नाम क्या है? हर्यक डायनेस्टी। इनके पहले जो राजा थे ठीक, हर्यक डायनेस्टी। मगध जो आज बिहार का एक बिहार को बोला जाता है, हर्यक डायनेस्टी में सबसे पहले जो राजा है उनका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। तो अब ये बिंबिसार जो थे ये पहले राजा थे। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अवंती, क्योंकि मगध तो ग्रो हो ही रहा था, वहीं अवंती भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। तो इनके बीच में लड़ाई होने वाली थी। तो पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने उनसे, अपने राजा से लड़ाई ना करके, जब लड़ाई करने के लिए स्टार्टिंग हुई तो उनकी जो अवंती के जो राजा थे उनकी तबीयत बहुत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो उन्होंने अपने यहाँ के सबसे महान वैद्य को भेजा अवंती के राजा के पास, और भेजने के बाद उनका इलाज करवाया। इलाज से खुश होकर अवंती और बिंबिसार यानी कि हमारे जो मगध के बीच में दोस्ती हो गई, और फिर अवंती के राजा ने अपनी राजकुमारी को बिंबिसार के साथ शादी करा दी। तो ये पहला एक ऐसा राजा जिसने दोस्ती करके अपने एम्पायर को बढ़ाया। उनका नाम क्या था? बिंबिसार। लेकिन बिंबिसार ज्यादा लंबे टाइम तक रूल नहीं कर पाए। उन्हीं के बाद उन्हीं के बेटे बेट्रायल दिया, मतलब उनके बेटे अजातशत्रु ने उनको धोखा दिया। बेटे का नाम था अजातशत्रु। ये भी इतिहास के ऐसे राजाओं में से एक है जो कभी भी लड़ाई में नहीं हारा। इन्होंने भी अपने अपने एम्पायर को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प की। ये कंकरर थे। कंकरर मींस ऐसे राजा जो कभी लड़ाई में हारे नहीं हो और जीतते हुए चलते चले गए। अजातशत्रु के बाद एक और राजा आए, उनका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग। फिर उदयन इनके लास्ट राजा थे हर्यक डायनेस्टी के बाद। इसमें मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 ही राजा हैं। चौथे राजा आने के बाद उनको हरा दिया गया महापद्मानंद के द्वारा। और हर्यक डायनेस्टी के बाद एक और डायनेस्टी स्टेब्लिश हुई, दैट इज नोन एज नंदा डायनेस्टी, यानी कि नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी, जिसमें उनके पहले राजा जो थे उनका नाम था महापद्मानंद। महापद्मानंद जो थे वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके राजा थे। इन्होंने ही हर्यक डायनेस्टी का एंड किया और पूरे मगध एम्पायर को बढ़ाया। मगध एम्पायर के टाइम, इनके टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ा एम्पायर था। इनके बाद इनके बेटे धनानंद जो थे वो राजा बने। धनानंद जो बहुत ज्यादा ग्रीडी था, जो चाणक्य था
एज यू ऑल नो द मोस्ट फेमस पर्सन ऑफ आवर हिस्ट्री चाणक्य। चाणक्य जो था इन्हीं के बेटे महापद्मानंद के बेटे जो थे धनानंद, उन्हीं के टाइम पे आया था और उन्होंने उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की। आई मीन टू से कि उनको बहुत ज्यादा वो किया, टॉर्चर किया, साथ ही साथ उनको बहुत ज्यादा जलील भी किया। तो उसका रिवेंज लेने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एज अ स्टूडेंट ट्रीट किया और फिर बाद में उसको राजा भी बनाया। तो हम समझने वाले हैं नंदा डायनेस्टी के बारे में ही। सो नंदा डायनेस्टी अगर हम बात करते हैं इनके पहले राजा थे महापद्मानंद और फिर इनके बाद इनके बेटे धनानंद राजा बने। तो जो धनानंद राजा बने उन्हीं के टाइम पे एक बहुत ही फेमस पर्सन यानी कि बहुत एक स्कॉलर पर्सन आए थे जिनका नाम चाणक्य था। चाणक्य ने इनको सजेस्ट किया कि आप अपनी नीतियों को, आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करिए, शायद यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ वेल्थ टू। लेकिन ये बहुत ज्यादा अपने एटीट्यूड में यानी कि घमंड में चूर होकर ये उनको निकाल देते हैं, उसके अपने कर्ट से निकाल देते हैं। इन्हीं के टाइम पर ग्रीक्स का अटैक भी होता है। अलेक्जेंडर जिसे हम सिकंदर भी बोलते हैं, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर जो पूरे विश्व को जीतने के लिए आया, वो भी भारत आया हुआ होता है और धीरे धीरे कई सारे राजाओं को हराता है। तो उससे पहले जब अलेक्जेंडर हमारे भारत में आता है तो उसकी लड़ाई हमारे एक बहुत ही ब्रेव और छोटे राजा के साथ होती है जिसका नाम पोरस होता है। अच्छा, एक और चीज आप याद रखिएगा, हमें हमारे यानी कि हिंदी इतिहास में इसको पुरु भी बोला जाता है। जैसे हमें उनका नाम लेना नहीं आता था, उन्हें हमारा नाम लेना नहीं आता था, तो उन्होंने हमारे राजा को पोरस बोला और हमने उनके राजा को सिकंदर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही हैं। पोरस यानी कि पुरु, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, दोनों एक ही हैं। इन दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। झेलम नदी के किनारे बहुत अच्छे से लड़ाई करते हैं, जिस लड़ाई में लास्ट में पोरस हार जाता है। पोरस के हारने के बाद भी जो अलेक्जेंडर और उसकी सेना जो होती है वो बहुत ज्यादा डर में आ जाती है, क्योंकि अलेक्जेंडर को ये लगा था कि ये राजा तो बहुत छोटा है और उसको आसानी से जीत सकता है। लेकिन एज पोरस ने इतनी बहादुरी से लड़ाई की कि शायद उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। तो इन दोनों के बीच की लड़ाई को कहा जाता है बैटल ऑफ हाइडेपीस। हाइडापीस। तो बैटल ऑफ हाइडापीस किस किस के बीच में हुआ? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। इन दोनों के बीच में जब ये बैटल हुई उसके बाद अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा कि आपके साथ कैसा ट्रीट किया जाए। तो अलेक्जेंडर तो सेम पोरस बोलता है जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ बिहेव करता है वैसा ही ट्रीट मुझे भी चाहिए। अलेक्जेंडर इस बात से खुश होकर उसको दोबारा से उसका साम्राज्य वापस कर देता है। अब अलेक्जेंडर जैसे उसका बहुत ज्यादा वो एमफुल पर्सन था तो वो आगे बढ़ता है और जब वो धनानंद से उसकी सेना लड़ने के लिए जा रही होती है तो पहले से ही डर जाती है, क्योंकि वह ये बोलता है कि जब आप छोटे से राजा पोरस से हारने में आपको इतना ज्यादा इशू हुआ तो धनानंद तो बहुत बड़ा राजा है मगध एम्पायर का, हम उससे कभी नहीं जीत सकते। साथ ही साथ अलेक्जेंडर की भी तबीयत उस समय खराब हो रही होती है। तो तीन चीजों की वजह से इसकी सेना धनानंद से लड़ने के लिए मना कर देती है। फर्स्ट वन, वो थोड़ा डर भी जाते हैं। सेकंड, वो जो रिवर होती है, जो उस रिवर को क्रॉस करने में यानी कि एक बीच एक नदी है ब्यास नदी, उसको पार करना उन सबके लिए बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है। थर्ड, उन तीनों की जो तबीयत है मतलब अलेक्जेंडर उसकी सेना की, वो धीरे धीरे खराब हो रही होती है और उनका मनोबल भी धीरे धीरे टूट रहा होता है। तो यहीं से अलेक्जेंडर वापस हो जाता है। वापस जाते जाते ही अलेक्जेंडर बेबीलोन तक पहुंचता है और वहीं पे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन। अच्छा, अभी मैं किसी भी डेट्स को ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं क्योंकि डेट्स में आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो हम एक साथ कभी आप चैप्टर के क्विक रिवीजन में या उसमें हम कर सकते हैं। बट अभी आप सिर्फ स्टोरी को समझिए कि धनानंद राजा बना, अलेक्जेंडर उनके टाइम पे आया। अलेक्जेंडर जब आ रहा था तो उसकी लड़ाई हुई हमारे छोटे से राजा पोरस से।
उस लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ हाइडापीस। हाइडापीस के बाद वो आगे पहुंचा तो अलेक्जेंडर की सेना ने मना कर दिया, और अलेक्जेंडर के आगे ना जाने के सिर्फ 3 रीजन थे। एक, ब्यास नदी यानी कि बीस रिवर को क्रॉस ना कर पाना उसकी सेना द्वारा। सेकंड, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होना उसकी सेना की। एंड थर्ड वन इज टेरर। टेरर मीन्स वो पोरस को देखकर ही उनको बहुत ज्यादा डर लग गया था। तो महापद्मानंद तो बहुत बड़ा राजा, सॉरी धनानंद तो बहुत बड़ा राजा था। इसी के बीच स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी मौर्य वंश की। तो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य इनके पहले राजा थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य समझते हैं पहले। तो हमारे जो धनानंद थे, उन्हीं ने एक इंसान को बहुत ज्यादा परेशान किया, यानी कि अपने कोर्ट से बाहर निकलवाया, दैट इज चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड किया, साथ ही साथ उनको अपने अकॉर्डिंग चीजों को समझाया, और चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद की जगह राजा बनवाया। एक छोटा सा साइड में याद रखिएगा, अलेक्जेंडर जब चला गया था तो इनका एक बोल सकते हैं हम कि कमांडर इन चीफ, यानी कि जो कमांडर था वो सेल्यूकस, वह राजा बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस और कई सारे छोटे छोटे राजाओं को हराया, उनकी सेना पे रूल किया, और फिर धनानंद को भी लास्ट में हरा दिया, और पूरे मगध पे अब मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत हुई। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बना, इसका सबसे बड़ा रीजन था चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य ने एक किताब लिखी, उसका नाम था अर्थशास्त्र, जिसे हम आज भी यूज करते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई एक किताब का नाम है, जिसको हम आज भी पढ़ते हैं। इसमें किस तरीके से रूल किया जाता है ये बताया गया है। साथ ही साथ कौटिल्य ने एक रूल भी दिया, दैट इज नोन एज सप्तांग। सप्तांग क्या था? किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी किंगडम को रूल करने के लिए ये जो सप्तांग है बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो सप्तांग एक ऐसी नीति थी जिससे किसी भी किंगडम को चलाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ये सारी चीजें फॉलो की जाने लगी, और ये एक महान राजा बना। सेल्यूकस को हराने के बाद सेल्यूकस ने एक बहुत ही फेमस पर्सन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भेजा, उनका नाम था मेगास्थनीज। देखो, अब ये मेगास्थनीज है क्या, ये स्वयं ट्रेवलर्स बोलते हैं। देखो, मेगास्थनीज जैसे आज के टाइम पे जैसे हर एक चीज को लिखा जाता है, वैसे ये ट्रेवलर क्या करते थे, ये किसी राजा के पीरियड में आते थे और उनके बारे में सारी चीजें लिख लिया करते थे। सारी चीजें लिखने के बाद ये उसी चीजों को हम लोग एज अ सोर्सेस यूज करते हैं, उस एम्पायर के समय में क्या हुआ था क्या नहीं। तो अब थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं पूरी स्टोरी को। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो लास्ट राजा थे वो कौन थे, धनानंद। और फिर उन्हीं के समय में अलेक्जेंडर आया हुआ था, अलेक्जेंडर वापस चला गया और मर गया, कहाँ पे, बेबीलोन में। मरने के बाद उन्हीं का एक कमांडर इन चीफ सेल्यूकस राजा बना और हमारे भारत में रहने लगा। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और उसकी सेना की हेल्प से क्या किया उसने धनानंद को भी हरा दिया। धनानंद जो हारने के बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन इनका मंत्री बना, कौटिल्य की नीति थी, उन्हीं सप्तांग नीति को फॉलो करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी को इतना बड़ा किया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक बहुत फेमस ट्रेवलर आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। इसने एक किताब लिखी, उसका नाम था इंडिका। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमारे जो नेक्स्ट राजा बने, दैट इज बिंदुसार। राजा कौन आए, बिंदुसार। इसको आप बिंबिसार मत समझिएगा, क्योंकि बिंबिसार हर एक डायनेस्टी के थे और बिंदुसार किस डायनेस्टी के थे, मौर्य डायनेस्टी के। तो बिंदुसार के रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो
तो बस आप इतना याद रखिएगा कि बिंदुसार आफ्टर द चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। इनके बाद जो मेन जो महान राजा थे उनका नाम था अशोक। अच्छा, इसके पीछे की छोटी सी एक स्टोरी है, आप ऐसे ही समझिएगा माइंड में, क्योंकि सिर्फ स्टोरी हमें याद रखनी है। अशोका जो था बहुत ज्यादा एक ये बोल सकते हैं कि रूड किस्म का इंसान था, लोग इससे बहुत ज्यादा डरते थे। और इसका रीजन क्या था? इसकी ब्रूटलिटी। ब्रूटलिटी मीन्स जब ये कुछ भी युद्ध करने जाता था तो ये ज्यादा देखता नहीं था, सोचता नहीं था, बस डायरेक्ट खत्म। तो हुआ क्या, एक बार तक्षशिला में, बिंदुसार के समय में, तक्षशिला एक जगह थी, वहां पे बहुत ज्यादा ऐस बोल सकते हैं कि ऊधम बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा आतंक फैल रहा था, बहुत ज्यादा लोग उसके राजा के खिलाफ जाने वाले थे। तो जब अशोक के अलावा और भी बेटे थे, तो बिंदुसार ने उनको ना भेजकर अशोक को वहां जाके बोला कि जाइए, आप जाइए, उसको शांत कराइए। जब उन लोगों को पता चला कि अशोक आ रहा है तो सारे के सारे एकदम शांत। जैसे आपने शायद देखा होगा क्लास में, जब कोई हम सब शैतानी कर रहे होते हैं और कोई ऐसा टीचर आ जाता है जिससे सब लोग डरते हैं, जैसे मोस्टली हिंदी वाले ऐसे होते हैं जिनसे सभी लोगों को डर लगता है, तो ऐसे ही जैसे वो आ जाता है तो हम सब एकदम शांत हो जाते हैं ना, ऐसे ही यहाँ हुआ। अशोक जैसे ही वहां पहुंचा तो लोग बहुत ज्यादा डर गए और सब चीजें शांत हो गई। यह देख के उनकी जो फैमिली थी, मतलब कि जो बाकी के भाई थे, वो बहुत ज्यादा मुंह उन्होंने बना लिया कि ऐसे तो कोई भी राजा बनेंगे ही नहीं। उन्होंने क्या किया, अशोक की मदर को ही मार दिया। जब मार दिया तो पता है क्या हुआ, अशोक को सिर्फ शक था कि किसी ने उनके साथ भाई कुछ किया है, तो उसने सिर्फ शक के आधार पर सारे भाई मार दिए, है ना। तो यही थे हमारे ग्रेट सम्राट अशोक, जो उस समय बहुत ज्यादा ब्रूटल थे। अशोका जो थे राजा बने। राजा बनने के बाद इन्होंने 6 साल बाद, मतलब अपने राजा बनने का, इन्होंने एक सबसे बड़ी वॉर की, दैट इज कलिंग वॉर। अब होता है कलिंग उस समय बहुत बड़ा डायनेस्टी था, ना ही चंद्रगुप्त मौर्य और ना ही बिंदुसार कलिंग तक पहुंच चुके थे। लेकिन एज वी ऑल नो, अशोक बहुत उनसे भी ज्यादा बड़े राजा बने। अशोक ने क्या किया, अशोक ने स्टार्ट कर दिया कलिंग को जीतने के लिए। पहुंच गए, पहुंचने के बाद उन्होंने लड़ाई की, और वो लड़ाई इतनी ज्यादा भयानक हुई कि अप्रोक्स 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग क्या कर दिए गए, प्रिजनर्स यानी कि जेल में भेज दिए गए। अब जब उनको जेल में भेज दिया गया, ये जो लड़ाई थी इसको बहुत ज्यादा ग्रीफ हुआ, यानी कि दुख हुआ इस वॉर की वजह से। उसने लगा कि शायद उसने ये बहुत बड़ा और बहुत गलत काम किया है, और अशोक ने तब से नॉन वायलेंस को अपना लिया। किसको अपना लिया? नॉन वायलेंस। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, अशोक ने, याद रखिएगा, इकलौता ऐसा राजा कि जो युद्ध जीतने के बाद इसने नॉन वायलेंस को अपनाया, और शायद ये बोल सकते हैं कि यहीं से मौर्य एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कोई भी राजा, क्योंकि अशोक ने जैसे ही क्या छोड़ा, अपना नॉन वायलेंस, अपना वायलेंस अवतार छोड़ा, तो सारे लोग धीरे धीरे क्या करने लगे, वीक होते चले गए, और दूसरे राजा जो थे उनको ऑक्यूपाई करने लगे। तो याद रखिएगा, अशोक ने क्या अपना लिया? नॉन वायलेंस। इन्होंने अब धम्म विजय को अपनाया। किसको अपनाया? धम्म विजय। किसके बेसिस पे? किसके स्थान पे, किसकी जगह? दिग्विजय के अकॉर्डिंग। देखो, दिग्विजय मतलब होता है तलवार, यानी कि एक स्वॉर्ड के बेस पे सामने वाले को झुकाना, और जबकि धम्म विजय होता है प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ उनके मन को जीतना। तो अशोक ने अब बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उन्होंने इस चीज के प्रचार के लिए कई सारी चीजें भी की। ठीक है, क्या क्या चीजें की उसने कई सारे लोगों को अपॉइंट किया जो इसको बनाए, साथ ही साथ उसने अपनी हर चीज को इंस्क्रिप्शंस भी कराया। अशोक जो था वो जानता था कि लंबे समय तक चीजें तभी रह सकती हैं जब उनको धीरे धीरे बनाया जाए। तो अशोक ने कई सारे इंस्क्रिप्शंस भी बनाए। इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपने सांची का स्तूप देखा होगा, इसने पिलर्स बनाए,
और उन्हीं पिलर्स पे सारी चीजें लिख दी। तो ध्यान से समझिएगा अशोक को। अशोक जो राजा बना आफ्टर द बिंदुसार, उसने एक लड़ाई लड़ी, कलिंग वॉर। कलिंग है कहाँ? उड़ीसा के अंदर, ठीक है। लड़ाई लड़ी, उसके बाद उसमें जब 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रिजनर्स बन गए, तो वो बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा ग्रीफ हुआ, उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ, और उसने फिर वायलेंस को छोड़कर नॉन वायलेंस को अपनाया। नॉन वायलेंस को अपनाने के बाद उसने एक धम्म अपनाया। क्या बनाया? धम्म। दिग्विजय को छोड़ के धम्म विजय, यानी कि लोगों के अब वो मन को जीतेगा। उसने फिर कई सारे इंस्क्रिप्शंस बनवाए, या इंस्क्रिप्शंस मतलब होता है पिलर्स बनवाना, उन पिलर्स के ऊपर लिखवाना। जिसमें आपने सांची स्तूप जो एमपी में है, ये आपने शायद सुना भी होगा, आपने नोटों के पीछे भी देखा होगा। पिलर्स बनवाए, पिलर्स में सारी चीजें लिखी। आफ्टर द अशोका, मौर्य एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ, और लास्ट राजा जो बना वो बृहद्रथ था। क्या था? बृहद्रथ। बृहद्रथ, ठीक है। ये राजा बना, और यहां से हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।